पेज 139 पे दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कट आउट द टैंजरम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यू हैव टू कट आउट द टैंजरम पीसेस विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। ऐसा सा एक फिगर देखिए, मैंने इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये कुछ इसके स्केलेटन्स बनाए थे, बट मैं ये सारे मिटा रहा हूँ। आई डू इट अदर वे। मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। देखो बच्चों, ये जो रंग बिरंगा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको टैंजरम कहते हैं। मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आप लोगों को 6 में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना पढ़ सकते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है हम उतने पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर है, इसको टैंजरम पजल भी कहते हैं, टैंजरम की तरह से। इन्होंने इसको मल्टीपल टाइम्स फोल्ड किया और लाइंस बना ली हैं कुछ, और उसके बाद इन्हें एक डिफरेंट इसमें शेप्स मिल गए। जैसे कि एक लाइन इन्होंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया, ऊपर नीचे बराबर डायगनली फोल्ड कर दिया, और जो बचा हुआ था उसको भी इन्होंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, पूरा ही फोल्ड किया था। अनफोल्ड करने के बाद उन्होंने वो लाइन हटा दी है। तो पहली वाली जहाँ पहली और दूसरी लाइन के बाद फोल्ड करने के बाद एक हमें रेक्टेंगल मिला ए, है ना, दूसरा रेक्टेंगल मिला बी। अब यहाँ तक फोल्ड करने के बाद, ये दो फोल्ड्स लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस वाले एज को उठा के सेंटर पे रख, सेंटर तक फोल्ड कर दिया। उस फोल्ड करने की वजह से ये वाला इसमें एक फोल्ड नज़र आ गया। ठीक है, ये वाला एक फोल्ड नज़र आ गया। तो अभी तक इतने शेप्स मिल गए हमें। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने कि ये वाला जो एज था, ये वाला जो साइड थी, ये वाली जो साइड थी, इसको पूरा उठा के यहाँ तक फोल्ड किया इन्होंने, यहाँ तक फोल्ड किया। उसकी वजह से एक ये वाला फोल्ड नज़र आ गया, है ना। तो इसकी वजह से अब हमें यहाँ पे एक सी ट्राइंगल मिल गया, जी वाला एक पैरेललोग्राम मिल गया, और एफ वाला फोल्ड को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, फोल्ड वाला ही हटा दें, तो यहाँ पे आपको एक ये एफ वाला ट्राइंगल मिल गया है ना, एफ ट्राइंगल मिल गया। सिमिलरली इन्होंने इस एज को उठा के, ऊपर वाले एज को उठा के यहाँ तक फोल्ड करा, इसके सेंटर तक, तो ये वाली क्रीज मिल गई। ये वाली क्रीज दूसरी डायरेक्शन में भी रन करेगी, तो इस क्रीज से हमें एक ये ट्राइंगल मिल गया और एक ये स्क्वायर मिल गया डी। ठीक है, तो आई होप ये पेपर फोल्डिंग करके इन्होंने इस तरह से एक टैंजरम बना लिया है। मैं सबको रब कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को यहाँ पे एक टैंजरम नज़र आ रहा है अभी, जिसके अंदर कुछ शेप्स हैं अलग अलग। ए जो है वो रेक्टेंगल है, इसको ब्लैक कर लेता हूँ। बी जो है वो भी एक रेक्टेंगल है, सी जो है वो भी एक रेक्टेंगल है, डी जो है एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, ई जो है एक ट्रायंगल है, एफ जो है वो भी एक ट्रायंगल है, जी जो है वो एक पैरेललोग्राम है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से हमें कुछ शेप्स मिल गए इसमें। इसमें ट्रायंगल जो है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी, कॉमा इतना अच्छा लगाया कि ए बी सी डी एफ, ये सारे ट्रायंगल्स हैं, ये सारे ट्रायंगल्स हैं। डी जो है वो आपका स्क्वायर है, और जी जो है आपका वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको शेप्स मिल गए। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप बहुत सारे टीचर्स को देखेंगे इनको सॉल्व करते हुए, बट ये एक्सरसाइज ना प्ले के लिए बनी हुई है। आप इस टैंजरम वाली पेज तक पहुंचो, अपनी बुक के आखिर में जाओ, वहाँ पे टैंजरम को आइडेंटिफाई करो और उसको कट आउट कर लो, उसको काट लो अपनी पेज पे से। काटने के बाद या तो अक्रॉस दीज लाइंस, जहाँ जहाँ पे ये शेप्स बने हुए हैं, या तो ये शेप्स डायरेक्टली पेपर की काट लो, या फिर ऐसा करो पूरे टैंजरम को एक पतले से कार्डबोर्ड पे, कोई डब्बा हो गत्ते का, पतला सा गत्ता, उस पे चिपका लो, और चिपकाने के बाद फिर इन सारे शेप्स को अलग अलग काट लो, ताकि तुम्हें ये वाले ट्राइंगल्स मिल जाए, ये एक स्क्वायर मिल जाए, और एक ये पैरेललोग्राम मिल जाए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करनी, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको आपको ठीक लगेगा। चलो हम जितना सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। सो ये थी प्रॉब्लम, कट आउट दी टैंजरम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपको ये सारे पीसेस कट आउट बना लेने हैं, इनके सारे पीसेस को डिफरेंटली कट करना है। आपके पास ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल होना चाहिए, ये एक स्क्वायर होना चाहिए, ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। ये सारे पीसेस में आपको इसको कट कर लेना है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मैथ्स लगाने की बजाय आप उन पीसेस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। सेम एरिया कितने पीसेस का हो सकता है, कौन कौन से पीसेस हैं इसमें जिसमें जिसका एरिया सेम होगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें समझ में आएगा। तो इसमें एरिया जो है, ये जो ट्राइंगल है ई, ई ट्राइंगल का एरिया सी ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई, ई इक्वल्स ट्राइंगल सी। ये कैसे पता चलेगा, जब आप ई और सी को काट लेंगे, गत्ते पे चिपकाने के बाद पेपर को काट लोगे, है ना, और ई और सी को जब तुम काट लोगे तो एक के ऊपर एक तुम ओवरलैप करके रख के देख सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा ई और सी का एरिया बराबर है। उसके अलावा कौन कौन से पीसेस का एरिया बराबर है उसके लिए, उससे पहले मैं बताने आता हूँ, अगर तुम ई और सी जो सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों को इस डी वाला जो स्क्वायर है, देखो इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, डी वाला स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखो अगर तुम इन दो ट्राइंगल्स को अरेंज करोगे तो ये दो ट्राइंगल्स मिलके इस डी में इस तरह से समा जाएंगे, एक तरफ एक ट्राइंगल आ जाएगा, एक तरफ एक ट्राइंगल आ जाएगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा, और यहाँ पे एक ट्राइंगल दूसरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम उठा के इसको रखोगे, जो कट आउट पीस होगा, इधर तुम ई रख सकते हो, इधर तुम ई रख सकते हो, और दूसरी तरफ सी को रख सकते हो, घुमा के दूसरी तरफ से घुमा के आप रख सकते हो, मैं भी वीडियो में दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, सो जो एरिया होगा डी का, एरिया ऑफ डी या फिर स्क्वायर डी, एरिया ऑफ द स्क्वायर डी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई, और ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, क्योंकि ट्राइंगल ई और सी का बराबर है, तो दो ट्राइंगल्स ई रखो या सी रखो, दोनों को एक एक करके रख दोगे तो डी का एरिया डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई से और सी से। कैसे पता चलेगा, जब तुम पीसेस के ऊपर रख दोगे एक दूसरे के ऊपर। ना देखो फिर से मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसको। नाउ आई एम सेइंग कि नीचे कॉर्नर में जो तुम्हें ये एफ वाला, ये वाला जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इस पे भी अगर तुम सी और ई जो स्मॉलेस्ट वाले हैं, ये ई और सी ट्राइंगल जो है, इसको तुम इस तरह से रख दोगे, है ना, एक ट्राइंगल ऐसे रखा जाए और एक ट्राइंगल ऐसे रखा जाए, ये एक ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा और एक ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा, तो इस वाले एफ वाले ट्राइंगल को भी ई और सी मिलके कवर कर लेंगे। तो सिमिलरली अभी मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ ट्राइंगल ई, या फिर ट्वाइस दैट ऑफ ट्राइंगल सी। ई और सी का बराबर है, आप सी और ई से पूरे एफ को भर सकते हैं, है ना, हमने सी और ई वाले ट्राइंगल से डी को भी भर दिया, एफ को भी भर दिया। इसी तरह से जो जी वाला पैरेललोग्राम है, ये वाला जी वाला पैरेललोग्राम जो है, ये जी वाला जो पैरेललोग्राम है, हम इसको भी भर सकते हैं पूरा। इसको इस पे कैसे रखोगे, ई और सी वाले ट्राइंगल्स को ऐसे करके रख सकते हो तुम, नहीं ऐसे नहीं आएंगे, सॉरी देखो मुझसे गलती हुई है, ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, ऐसे एक तरफ ई आ जाएगा और एक तरफ सी आ जाएगा, रोटेट करना पड़ेगा तुम्हें, बट ये दोनों फिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से एरिया ऑफ जी जो है इज इक्वल टू ट्वाइस दी एरिया ऑफ ट्राइंगल का बना दिया मैंने, एरिया ऑफ जी इज इक्वल टू ट्वाइस दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई, और यहाँ पे ट्वाइस दी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग दिस। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर तुम फिगर्स को, इन सारे इस पूरे टैंजरम को एक गत्ते पे चिपका के इसके कट आउट पीसेस निकाल लोगे, ए बी सी ई एफ डी जी, इन सबको अलग अलग बना लोगे, तो तुम ये रख के देख सकते हो एक के ऊपर एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। तो शेप डी जो था, ये वाला शेप पूछ रहे हैं ये लोग, शेप डी के बारे में पूछा, कितना बड़ा है वो शेप सी से। शेप सी जैसे दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं डी के अंदर, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ जो शेप डी था जो कि एक स्क्वायर था, इट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, इतना था ये।
ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप सी डी और ई? सी, डी और ई, ये वाला सी, ये सी के क्रॉस, सी के अराउंड मैंने एक सर्कल बना दिया। सी, डी और ई, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो सी और ई तो बराबर है, सी इज इक्वल टू ई, एरिया की बात कर रहे हैं। और डी जो है, या तो आप इसको लिख सकते हो, इसका डी का एरिया इज इक्वल टू ई प्लस सी, या फिर डी को ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ई, क्योंकि सी और ई बराबर हैं। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप है। चलो वीडियो देखते हैं। तो देखो इसमें, ये टैंजरीन है, अगेन 6-7 पीसेस की है ये। देखो मैं इसके सारे पीसेस अलग अलग करके रखता हूँ। एंड देन ये स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल रेक्टेंगल है, ये रेड वाला भी स्मॉल रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ये मीडियम साइज का ट्राइंगल है। मैं इस पे पेन नहीं चला रहा हूँ, पेन चलाऊंगा तो पजल चलनी बंद हो जाएगी। तो इसमें ये वाला बिगेस्ट ट्राइंगल है जिसको मैं हिला रहा हूँ, येलो वाले को। ये मरून रंग का जो ट्राइंगल है, ये भी सेम ट्राइंगल है। ऊपर वाले जो दो ट्राइंगल्स है, देखो ये इनका एरिया बराबर है या नहीं, इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रख के देखो, पूरा एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर एरिया के हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये मीडियम साइज ट्राइंगल है ना। और ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। जो हमने पहली फिगर में कौन कौन से ट्राइंगल्स पढ़े थे, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा था, तब कौन से ट्राइंगल्स थे? ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स जो थे। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स जो है, ये दीज कैन बी यूज, इस स्क्वायर को सीधा कर लेते हैं, दीज कैन बी यूज, एक सेकेंड, दीज कैन बी यूज, ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल थे जिसको ई और सी बोल रहा था मैं, एक को ई मान लो, एक को सी मान लो, है ना। सो आई एम सेइंग कि दीज, ये वाला नीला वाला लाल वाला स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है, ये मीडियम साइज का ट्राइंगल है ऑरेंज कलर का, ये लार्ज ट्राइंगल्स हैं येलो और मरून। तो आई एम सेइंग कि ये ब्लू वाले स्मॉलेस्ट ट्राइंगल से, तो देखो इसको रोटेट करके मैंने हाफ फिल कर दिया स्क्वायर को, और एक और रोटेशन करके मैंने बचा हुआ हाफ भी इसका फिल कर दिया। तो एक स्क्वायर जो था उसमें दो स्मॉल ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तो एक स्क्वायर का जो एरिया है वो डबल है, डबल द स्मॉल ट्राइंगल्स। अब ये मीडियम साइज का, ये वाला ट्राइंगल जो मैं हिला रहा हूँ, है ना, ये इसको, तो ये मीडियम साइज का ट्राइंगल है। तो देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या मिलके इसको हाफ हाफ फिल कर सकते हैं। ये देखो ब्लू वाला ट्राइंगल उठा के मैंने इसके हाफ में रख दिया, तो हाफ को कवर कर रहा है, इसका मतलब डबल तो है ही उसका। ये लो मैंने रेड वाला भी इसको रख दिया, तो रेड और ब्लू ने इस ट्राइंगल को पूरा कवर कर लिया। तो ये जो मीडियम साइज ट्राइंगल है, ये डबल द एरिया है ब्लू और रेड वाले का, ऑरेंज वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, आप पैरेललोग्राम में भी रख के देखते हैं, ये स्मॉल ट्राइंगल्स को, रेड और ब्लू सबसे जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स हैं, इसको पैरेललोग्राम में भी रख के देखते हैं कि क्या ये पैरेललोग्राम में फिट हो सकता है। कोशिश करते हैं, देखो ये ट्राइंगल एक इधर गया, आधा फिल कर दिया, इसका मतलब आधा एरिया है ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का जो एरिया है, इट इज हाफ एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और दूसरा ट्राइंगल भी देखो, दोनों ट्राइंगल्स ने, रेड और ब्लू वाले ने मिलके कवर कर दिया पैरेललोग्राम को भी। तो पैरेललोग्राम का भी जो एरिया है वो डबल है एज कंपेयर टू द स्मॉलर ट्राइंगल्स। अभी अगर तुम चलो बिगेस्ट ट्राइंगल जो है, बिगेस्ट ट्राइंगल और ये मीडियम वाला ट्राइंगल, ये ऑरेंज कलर का जो है, ये मीडियम ट्राइंगल है ना, क्या ये मीडियम ट्राइंगल इसमें हाफ कवर कर सकता है? इसको हाफ कवर कर सकता है? देखते हैं अगर इसके हाफ को कवर कर लेगा तो, ऐसे करेगा, हाँ, ऐसे करके अगर हम इसके हाफ में, नहीं मुझे ऐसे नहीं रखना, मुझे दिखाना है कि हाफ कवर कर सकता है या नहीं। हाँ देखो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पजल, यूल गेट यूज टू इट। सो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल था, ये येलो वाला ट्राइंगल जिसको मैंने अभी पुश कर रहा हूँ, ये येलो वाला ट्राइंगल, ये सब बिगेस्ट ट्राइंगल है। और ये वाला ट्राइंगल जो है, ये मीडियम साइज का ट्राइंगल है, ऑरेंज वाला जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मीडियम ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल को हाफ फिल कर रहा है, हाफ फिल कर रहा है। ठीक है, सो ये मीडियम ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ है, हाफ है। ठीक है, तो ये अगर स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों का एरिया, रेड और ब्लू वाले का एरिया, अगर आप 1 और 1 मान लो, तो इस स्क्वायर का एरिया भी 2 हो जाएगा,
इस पैरेललोग्राम का एरिया भी 2 हो जाएगा। इस मीडियम वाले साइज़ के ट्रायंगल का इसका भी 2 हो जाएगा बिकॉज़ इसमें 2 स्मॉल ट्रायंगल्स फिट हो रहे थे तीनों ही फिगर्स में। स्क्वायर में भी, पैरेललोग्राम में भी और मीडियम साइज़ वाले ट्रायंगल में 2 स्मॉल ट्रायंगल्स हो रहे थे। 2 स्मॉल ट्रायंगल का एरिया था 1, 2 का मिलके 2 हो गया। तो स्क्वायर का एरिया भी 2 होगा, पैरेललोग्राम का भी 2 होगा, मीडियम साइज़ ट्रायंगल का भी 2 होगा। क्योंकि मीडियम साइज़ ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को हाफ फिल कर रहा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 4। ठीक है? बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 4। वो दोबारा से चेंज होके कुछ और आ गया था। नाउ देखो अब हमें करना क्या है कि हमें इन सारे एक आगे आने वाले क्वेश्चन में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये सारे पीसेस को लेके ये स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज थे। ये सारे पीसेस को लेके हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। इस गेम का असली जो वो है ना पज़ल है वो यही है कि इससे अलग-अलग डिफरेंट शेप्स बनाने हैं आपको। इससे डिफरेंट शेप्स बनाने हैं आपको। अगर आप थोड़ा-सा पेशेंटली देख लोगे, खुद कर लोगे सबसे अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो एक बार देख लो, शायद कर पाओ। शायद मैं भी कर पाऊँ तुम्हारे चक्कर में, मुझसे भी बड़ा मुश्किल से हो रहा है। बट मैंने ये 9th क्लास में पढ़ी थी ये पज़ल, तुम लोगों को 6th में पढ़ा दी है। देखो, ये 2 बड़े स्क्वायर्स जो थे इनको ऐसे अटैच कर दिया, मीडियम साइज़ वाले स्क्वायर ट्रायंगल 2 बड़े जो ट्रायंगल्स थे, सॉरी मैंने बीच में भी अगर इन ट्रायंगल्स को स्क्वायर या रेक्टेंगल बोला, गलती हो जाती है। ये 2 को ऐसे अटैच किया, एक छोटा स्क्वायर बन गया। फिर ये जो मीडियम साइज़ वाला था इसको यहाँ पे ऐसे अटैच किया, ठीक है? और उसके बाद क्या करना था हमें, आई थिंक हमें यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल लगाना है नीचे, ये ऐसे लग गया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें क्या करना था, नहीं ये ट्रायंगल हमने गलत लगाया है, उसको हमें ऐसे लगाना था। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तुम्हारे पास जब ये पीसेस होंगे और तुम कट कर लोगे तो तुम आराम से लगा सकते हो उसको। देखो, ये स्क्वायर को मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये पैरेललोग्राम को रोटेट कर रहा हूँ मैं, तब तक ये वाली शेप नहीं ले रहा, ये यहाँ पे फिट हो गया। और ये जो स्मॉलेस्ट ट्रायंगल था उसको मैंने यहाँ फिट कर दिया। क्या शेप बन गई? रेक्टेंगल की शेप बन गई, है ना? तो रेक्टेंगल शेप बन सकती है, तो स्क्वायर से रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो सकता है। टैंजरीन जो था, जो स्मॉल 7 पीसेस का टैंजरीन था जिसकी इनिशियल शेप स्क्वायर थी, वो रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। क्या कोई और शेप भी बन सकती है? हाँ, देखो इसी स्क्वायर को मैं एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ लगा दूँ, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? हाँ, ये पैरेललोग्राम बन गया है। इसकी ऑपोजिट साइड्स अगर सिर्फ आउटलाइन देखोगे इस शेप की, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, पैरेललोग्राम भी बना सकता हूँ। क्या मैं इस स्क्वायर को, जो इनिशियल वाला स्क्वायर था, ये सारे पीसेस को मिला के जो इनिशियल स्क्वायर बना हुआ था, क्या मैं इसे ट्रायंगल बना सकता हूँ? इसे ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे तो आप बहुत चीज़ें बना सकते हो। अगर आप के सामने टैंजरीन वाला कभी कोई गेम आया, तो आप उसमें आपको बहुत डिफ़िकल्ट से शेप्स बनाने के लिए दिए जाएँगे, बट वहाँ पज़ल की तरह सॉल्व करते-करते आप बना लोगे। चलो हम ट्रायंगल बना रहे हैं इन 7 पीसेस से, जिसका इनिशियल शेप स्क्वायर था। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने बड़े वाले ट्रायंगल्स को ऐसे कर लिया, ये ट्रायंगल का मेरा बेस हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये करता हूँ कि एक एक मीडियम वाले इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। और फिर मैंने पैरेललोग्राम को, नहीं मैं, क्योंकि पैरेललोग्राम को मैं, जब आपके पास ये कार्डबोर्ड के होंगे ना, तो आप इसको पलट भी सकते हो, दूसरी साइड से भी खेल सकते हो। बट मैं इसको इधर ही लगा सकता हूँ। और यस, मैं इसको आई थिंक इसको इधर ही लगा सकता हूँ, दूसरी साइड पे नहीं लगा सकता, लेफ्ट साइड पे ही लगा सकता था। ओके, ये वाला ट्रायंगल यहाँ के फिट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बट हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, इसको ऐसे फिट नहीं करना, इसको ऐसे फिट करना होता है, ऐसे। ओके, हमारा कुछ शेप आने लगा है ट्रायंगल जैसा। अब कोशिश करते हैं बचे हुए पीसेस को लगाने की। इस जब ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो स्क्वायर सबसे ऊपर आता है, देखो। ये बड़ा अजीब सा लगता है इसमें, बट ऊपर की तरफ से स्क्वायर आएगा इसमें। ये स्मॉल वाला जो ट्रायंगल था यहाँ गया,
और ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल था आई गेस वो यहाँ गया। नहीं, ओ कहाँ जाएगा ये? अच्छा ओके, इसको ऐसे रखना है इस पे। ओके, अब देखो स्क्वायर जो था सबसे ऊपर स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर फिट हो गया। क्या शेप बन गया? ट्राइंगल। सो ट्राइंगल बन सकता है। सो अभी हमने ये देखा कि हमने 7 पीस का जो टैंजरीन था, जो जिसकी शेप इनिशियली स्क्वायर थी, उससे हमने रेक्टेंगल भी बनाया, उससे हमने पैरेललोग्राम भी बनाया, और उससे हमने एक ट्रायंगल भी बनाया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, आप जो इनिशियल शेप ले रहे हैं उसका जो एरिया होगा, और जो फाइनल आपने शेप बनाया है, भले ही वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम, एरिया सेम ही रहेगा, है ना, वर्ग क्षेत्र सेम ही रहेगा। आप उसको किसी भी तरह से अरेंज कर दें पीसेस को, प्रोवाइडेड उन पीसेस के बीच में कोई गैप नहीं है, जो भी नया शेप होगा उसका एरिया सेम रहेगा, बट पेरीमीटर चेंज कर जाएगा, बिकॉज पेरीमीटर इज द बाउंड्री लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल होती है वो डिपेंड करती है शेप पे, वो शेप पे डिपेंड करती है। अगर आप एक स्क्वायर लो और उस स्क्वायर के स्मॉलर जो जो एरियाज हों उसको छोटे छोटे एक स्क्वायर लो, उसको बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दो, उसकी जो टैंजरेंट पजल बनाओ, वो टैंजरेंट पजल आप बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स उसमें से निकालो, और उन छोटे छोटे स्क्वायर्स को एक लाइन में रख दो उठा के, तो एक लंबा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने की बात यही है कि जब भी आप शेप चेंज करते हो एरिया सेम रहेगा, बट पेरीमीटर डिफर कर जाता है। सो आई होप उस वीडियो से तुम्हें कोई फायदा हुआ होगा, जो अभी मैंने पजल की तरह से खेली थी। हम व्हाइट बोर्ड पे वापस आ गए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ डिस्कस कर ली, बट थर्ड क्वेश्चन, विच शेप हैज़ मोर एरिया, शेप डी और एफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन फॉर योर आंसर में हमारा रीजन यही है जी, हमने उसको कट कर लिया था, पेपर को कार्डबोर्ड पे रखकर हमने एक दूसरे पे शेप्स को ओवरले करके देखा है। अभी हम ट्राइंगल के एरिया की कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। आप क्योंकि इसमें ट्राइंगल्स जो हैं वो ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी रखती है, उससे भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हम रीज़न यही दे रहे हैं कि हम एक के ऊपर एक शेप ओवरले करके देख सकते हैं। इसमें देखो इन्होंने पूछा है शेप बी और एफ में से किसका ज़्यादा, विच शेप हैज़ मोर एरिया, किसका ज़्यादा एरिया है, डी का या एफ का? तो डी को भी मैंने दो स्मॉलर, और एफ वाले को भी मैंने कवर किया था, और डी को भी कवर किया था। किससे कवर किया था? इस दोनों स्मॉल ट्राइंगल से, ई से और सी से, है ना। ई और सी को घुमा के डी को भी फिल कर दिया था, और ई और सी को घुमा के एफ को भी फिल कर दिया था, मीडियम साइज ट्राइंगल को भी फिल कर दिया था। सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम एरिया। इसमें आ जाएगा इसका आंसर सेम, both of them have the same area. Which one has more area? None. None has more area. Both of them have the same area. Reason, because shape D as well as shape F can be completely filled by triangles C and E. C और E से हो जाएंगे फिर, वो मैंने करके भी दिखाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो विच शेप हैज मोर एरिया, शेप F और G। गिव रीजन फॉर योर आंसर। F और G देख लेते हैं। पिछले वाले को मैं रब कर रहा हूँ, F और G देखते हैं। सो अगेन वही वाली बात आ गई। देखो एफ एक ट्राइंगल है, मीडियम साइज ट्राइंगल जिसको बोला था, जी एक पैरेललोग्राम है। दोनों एफ और जी को हमने इन स्मॉल ट्राइंगल से, ई से और सी से फिल कर दिया था। तो जी और एफ दोनों का ही एरिया बराबर है, बिकॉज बोथ जी एंड एफ कैन बी completely फिल्ड बाय द सेम टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ई एंड ट्राइंगल सी। सो इसमें भी इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है, सेम है। सो विच हैज मोर एरिया? नन हैज मोर एरिया, बोथ हैव सेम एरिया। रीजन दैट बोथ ऑफ देम कैन बी completely filled by the same two triangles, triangle E and C। देखो अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें एरिया भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पास इतना कंट्रोल नहीं था जब हम पजल खेल रहे थे, तो रोटेट कर रहे थे पीसेस को। देखो आई टोल्ड यू कि ये स्मॉल ट्राइंगल्स जो हैं, अगर हम इसका एरिया 1 ले लें, तो ये ट्राइंगल ई का एरिया भी 1 आ गया, इसके अराउंड सर्कल बना रहा हूँ। ट्राइंगल सी का एरिया भी 1 आ गया। डी का एरिया कितना हो जाएगा? 2, है ना। 1 और 1 मिलकर सी और ई ट्राइंगल मिलकर डी को पूरा फिल कर रहे थे। इसी तरह सी और ई मिलके जी को भी फिल कर रहे थे, तो उसका भी 2 हो जाएगा। एफ का भी इसी तरह से 2 हो जाएगा, इसका भी एरिया 2 हो जाएगा। अब ए का एरिया कितना होगा या बी का एरिया कितना होगा? वो होगा 4, क्योंकि जब हम बिगर वाले ट्राइंगल को ले रहे थे तो उसको ओनली हाफ फिल कर पा रहा था।
मीडियम वाला ट्राइंगल, एफ वाला ट्राइंगल जो है वो ए या बी को आधा फिल कर पा रहा था, तो ए और बी का एरिया आ गया 4, ए का भी 4, बी का भी 4। तो इस तरह से आप टोटल एरिया जो है आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का एरिया 1 रखा है, तो टोटल फिगर का एरिया इसमें 16 हो जाएगा। ऐड करके देख सकते हो, देखने के लिए कि हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं। देखो, इस शेप के ऊपर और नीचे वाला पार्ट का एरिया बराबर होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर ए और बी ट्राइंगल है, मिला के कितना एरिया हो रहा है 8, और नीचे मिला के कितना एरिया हो रहा है सब चीज़ों का, पैरेललोग्राम का 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 और 2 8, तो नीचे भी 8 हो रहा है। इस लाइन के ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है। अगर आप इसको अलोंग दिस लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन जो है, इसके अलोंग अगर इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो 8 और 8 ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल एरिया बन रहा है 16, प्रोवाइडेड हमने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का एरिया जो था वो 1 रखा है, तो टोटल एरिया 16 बन रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दूसरे कंपैरिजन में इन इन शेप्स का एरिया कितना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ऑल्दो हमने सारे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, बट कर दी, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी। ठीक है, तो जी का एरिया हमने कितना निकाला था, 2, कंपैरिजन पर्पस के लिए, और ए का कितना निकाला था, 4। ठीक है, इज दिस इज इट ट्वाइस एज बिग, यस। इस क्वेश्चन के आगे लिखा है, इज इट ट्वाइस एज बिग, यस इट इज ट्वाइस एज बिग। एंड 4 टाइम्स एज बिग, नहीं 4 टाइम्स बिग नहीं है, इट इज ट्वाइस एज बिग। शेप जी से जो शेप ए है, ए और जी के कंपैरिजन में ए वाला जो शेप है वो दुगना बड़ा है एज कंपेयर टू द शेप जी। ठीक है, ए इक्वल्स ट्वाइस जी, क्योंकि ए 4 है और ए 4 है और जी जो है वो 2 है, जी 2 है। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं रखा तो ऐसे लिख देता हूँ, ए जो है वो 4 है और जी जो है वो 2 है। सो ए इन कंपैरिजन टू जी इज ट्वाइस एज बिग, इट इज ट्वाइस एज बिग, ये वाला ठीक है। अगर ये पूछते ए राइट में लिख रहा हूँ और ई, तो ई का एरिया कितना है 1, ए का एरिया कितना है 4, सो देन ए वुड बी 4 टाइम्स, ए वुड बी 4 टाइम्स ई, या फिर ई की जगह पे दूसरा हो सकता था सी। तो 4 टाइम्स जी, और ए का कंपैरिजन जो है ए और जी का वो 2 टाइम्स है। एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 4 है। ना देखो, हिंट भी पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या दिया, in tangent pieces, by placing the shapes over each other, we can find out that shape A and B have the same area। वही हमने कैलकुलेट किया था, A भी 4 निकाला था, B भी 4 निकाला था। शेप C and E have the same area, C और E हमने 1 1 निकाला था। You would have also figured out that shape D covered can exactly be covered using shape C and E। तो D जो था, ये जो D वाला था, उसको हम इस D को हम एग्जैक्टली कवर कर सकते थे यूजिंग E और सी। इन्होंने यही तो बोला है हमसे, हमने करके देखा था, और उन्होंने उसका आगे लिखा है विच मीन्स दैट शेप बी हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप सी और शेप ई एक्सेट्रा। हमने ये सब चीजें करके देख ली, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आराम से सॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड आप बस मेरी आप लोगों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस टैंजरम को जो आपकी बुक में है उसको कट आउट कर लीजिए, या तो पेपर को ही कट आउट कर लीजिए इन स्मॉल पीसेस में, या फिर इसको एक कार्डबोर्ड पे चिपका लीजिए नीटली, और उस कार्डबोर्ड को से पीसेस बना लीजिए, और देन आप उन स्मॉलर पीसेस को 7 पीसेस को मिला के आराम से नए शेप्स भी बना सकते हो और इनके एरियाज को भी कंपेयर कर सकते हो। नाउ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, उसमें पूछ रहे हैं, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ द शेप ऑफ सी। तो शेप ऑफ सी का हमने क्या एरिया रखा था, सी का हमने क्या एरिया रखा था 1, और हमने टोटल एरिया अभी कैलकुलेट करके बताया पहले 16 आ रहा था। सो इन्होंने ये तो पूछा था, एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म विद ऑल 7 पीसेस, ये इन्होंने पूछा है। तो दिस इज द बिग स्क्वायर फॉर्म बाय ऑल 7 पीसेस। ये बिग स्क्वायर है जो पूरी फिगर बनी हुई है, दैट इज अ बिग स्क्वायर। उस पूरे बिग स्क्वायर का हमने 16 निकाल के दिखाया था। देखो, सी 1 था, ई 1 था, बिकॉज सी और ई 1 1 है, तो डी 2 था, जी भी 2 था, एफ भी 2 था, ए 4 था, बी 4 था, इन सबको ऐड करोगे तो 16 निकल आएगा। ठीक है, यही इन्होंने हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते देखते हैं। सो अरेंज these 7 pieces to form a rectangle and what will be the area of the rectangle in terms of the area of shape C now। Give reason for your answer। तो रेक्टेंगल में हमने इसको
इसको अरेंज करके दिखाया है तुम लोगों को। इससे पहले अभी छोटा-सा स्मॉल वीडियो जो था, उसमें मैंने तुम्हें रेक्टेंगल के फ़ॉर्म फ़ॉर्म में अरेंज करके दिखाया है। आप इन पीसेस को कैसे भी अरेंज किसी भी शेप में अरेंज करो, एरिया सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, बिकॉज़ उस रेक्टेंगल में क्या था, यही पीसेस तो थे। ये ई वाला स्मॉल ट्रायंगल स्मॉलेस्ट ट्रायंगल था, ये सी वाला स्मॉलेस्ट ट्रायंगल था, ये डी वाला स्क्वायर था, ये जी वाला पैरेललोग्राम था, ये एफ वाला मीडियम साइज़ ट्रायंगल था, ये ए और बी वाले लार्ज ट्रायंगल से सेम ही तो थे। आप इसको कैसे भी घुमा दो, किसी भी शेप में दे दो, एरिया सेम ही रहेगा। सो एरिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल आप बनाएँगे इट विल बी सेम। जो हमने 16 कैलकुलेट करा था कंपैरिज़न में, सेम एज़ द एरिया ऑफ द ऑफ द स्क्वायर, बट इन्होंने पूछा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी, अगेन शेप सी 1 था तो पूरा एरिया था 60। तो इन टर्म्स ऑफ शेप सी इट इज़ 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी, या ट्राइंगल सी भी लिख सकते हो। उस एरिया दोनों हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो ये देखो मैंने फिगर भी बना रखी है। इस फिगर में हमने इसको इसको अरेंज कर रखा है, इसको अरेंज किया हुआ है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए दोबारा से इसमें लिख दूंगा, बस इसमें कलर का डिफरेंस है। ये फर्स्ट वाली जो बुक है, फर्स्ट वाली जो डायग्राम है, ये तुम्हारा बुक वाला डायग्राम है। कलर कोडिंग इसलिए डिफर कर रही है। हमने बिग जो ट्राइंगल्स थे उसको मिला के ए और बी जो थे, इसको ए मान, देखो मैं शेप्स के लिए कंपैरिजन के लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो मीडियम साइज ट्राइंगल था एफ ए जिसके अराउंड मैंने सर्कल बनाया है, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल थे ई और सी, ये एक आ गया ई, ये वाला ट्राइंगल आ गया सी। जो स्क्वायर था डी, वो डी ये रहा, और जो पैरेललोग्राम था जी, वो पैरेललोग्राम ये रहा। इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर रहा था रेक्टेंगल में। आगे देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। आर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम दीज 7 पीसेस डिफरेंट और द सेम, गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। वो डिफरेंट होंगे, है ना, वो डिफरेंट होंगे। तुम कहोगे तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी दिखा बता सकता हूँ तुम लोगों को। अगर तुम लोग को एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो मैं वो भी बता सकता हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग सिंपली कि वो डिफरेंट होंगे बिकॉज द पेरीमीटर डिपेंड्स ऑन द शेप। शेप पे डिपेंड करती है, जितना पतला शेप होगा उतना बड़ा, उतना ज़्यादा पेरीमीटर हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे करके बताऊं, एरिया सेम रहेगा भले ही वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो। इन 7 पीसेस से मिला के, प्रोवाइडेड पीसेस के बीच में कोई गैप नहीं हो, कुछ भी नया शेप बनाओगे उसका एरिया हमेशा सेम रहेगा, बट पेरीमीटर चेंज कर जाएगा। तो देखो, क्योंकि हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एक छोटी सी चीज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हमें स्क्वायर का एरिया मालूम है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। रेक्टेंगल का कितना होता है, मैं कर ही रहा हूँ। देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पेरीमीटर पूरा कैलकुलेट करके बताऊं तो अगले 5-10 मिनट के लिए स्किप कर दो। पता नहीं कितनी देर तक बताऊंगा, इस पर आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, जिसको विड्थ भी कह देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड, है ना। इस तरह से एरिया निकलता है रेक्टेंगल का। ये एरिया है स्क्वायर का, ये एरिया है रेक्टेंगल का। सिमिलरली अगर तुम्हें एरिया निकालना हो ऑफ ट्रायंगल, सो ट्रायंगल का एरिया होता है इक्वल्स टू हाफ 1/2। हाफ का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस मतलब वो साइड जो जमीन पे रखी जा सकती है बेस की तरह से, जो ग्राउंड पे रखी जा सकती है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है किसी भी ट्रायंगल की। तो देखो, जैसे मैं ये ट्रायंगल तुम्हारे लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल बन गया, तो इसका बेस क्या हुआ। अगर मैं इसको ए बी सी का नाम दे दूं, तो इसका बेस होगा ये ए सी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी, दैट विल बी द बेस। इसको हम ए सी कह सकते हैं, ए सी। सो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू ए सी। अब हाइट, हाइट कौन सी होगी, क्या ए बी इसकी हाइट होगी, ये वाली इसकी हाइट होगी, नहीं। क्या ये बी सी वाली इसकी हाइट होगी, नहीं। है ना, हाइट क्या होती है, जो वर्टिकली अपवर्ड होती है। तो इस बी से अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि बेस पे परपेंडिकुलर आके गिरेगी,
इसको लेट्स से कि वो जो बी से हमने लाइन ड्रॉ करी एसी पे, वो डी पे इसको ज्वाइन कर रही थी, तो इसकी हाइट होगी बी डी। बी डी। ठीक है, इसकी हाइट होगी बी डी। ठीक है, तो इसका एरिया बन जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय ए सी इंटू बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ पे आप एच भी लिख के छोड़ सकते हो। ये एरिया होता है। ठीक, तो अब मैं देखो तुम लोगों के लिए एरिया कैलकुलेट करता हूँ। तुम लोगों के लिए एरिया से ज़्यादा इस कैलकुलेशन से हेल्प लेंगे कि हम पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, देखो पीछे डायग्राम पे जा रहा हूँ जहाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों बने हुए हैं। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले वाले को सबको रब कर देता हूँ, एटलीस्ट इस स्क्वायर पे से भी रब कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये जो साइड है स्क्वायर की, इसकी टोटल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, है ना। मैंने एक आर्बिट्ररी नंबर लिया, या तो टोटल एरिया था 4 बाय 4, 16 आ रहा था, इसलिए मैंने 4 ले लिया। या मैंने 4 इसलिए लिया बिकॉज मुझे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इस 4 को चार से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/4 लेना पड़ेगा ऑफ एनी नंबर विच आई असाइन। तो 4 का 1/4, एक चौथाई 4 का कितना होगा, 1 होगा। तो अगर ये साइड 4 है तो ये वाली साइड भी 4 होगी। ठीक है, सो नाउ अब तुम्हें क्या लगता है कि ये वाला जो, देखो सेंटर में से लेके मैं राइट अपवर्ड वाले डायगोनल पे एक लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ राइट में यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक लाइन डाल रहा हूँ, और इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन भी कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि ई वाला जो ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड जो है, जो राइट में लगी हुई है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 2। आई एम जस्ट सेइंग 2 बिकॉज 4 को आधा आधा हो रहा है ना, ये पूरी साइड थी 4, तो इसकी आधी साइड कितनी होगी, 2। ठीक है, अब एफ वाले की जो ये साइड होगी, ये वाली भी 2 होगी, ये वाली भी 2 होगी, ये जी की भी ये साइड 2 होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सी का ये वाला पार्ट है, ये भी 2 होगा। ये 4 का हाफ ही है ना, हाफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बट ये 4 का हाफ है। और देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऐसे करके भी ड्रॉ कर दूं तुम लोगों के लिए, ये वाली लाइन, तो देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली लाइन का, ये वाले स्क्वायर का जो डी स्क्वायर है, इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी। बाकी चीजें मिटा रहा हूँ फिर से। ये वाली हाइट कितनी होगी, ये पूरी हाइट कितनी होगी, मेरे हिसाब से ये 2 होगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा था इस लाइन का, ये पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक अगर एक्सटेंड कर दूं, देखो ब्लैक से करता हूँ, शायद दिख नहीं रहा हो, शायद तक दिख ही नहीं रहा होगा, इस पूरी लाइन की लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। इसमें बीच वाला जो स्क्वायर को आधा डिवाइड कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। ऊपर एक रह जाएगा, ऊपर यहाँ पे भी एक रह जाएगा। ठीक है, अब मैं डी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसका बेस कितना, इसकी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी टोटल लेंथ भी 2 होगी। इसकी टोटल लेंथ भी 2 होगी बिकॉज 4 का हाफ होगा। ये वाला जो 4 है ना, इसका आधा ही तो है डी का ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने ये जो वर्टिकल लाइन बनाई थी जिसका पूरा हमने 2 लिखा था, अब मैं इसको आधा आधा करके लिख देता यहाँ पे। इसको मिटाता हूँ 2 को, और लिखता हूँ ये ऊपर आधा एक आ गया, और ये वाला भी एक आ गया। और इस 2 का मतलब ये वाला 2 है, ये दिस इंटायर लेंथ इज 2। ये 2 है जो वर्टिकल लाइन बनाई है। ये जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जो वर्टिकल बनाई है वो है इंटायरली 2 है, हाफ उसका 1 है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो 2 है स्क्वायर के अंदर। तो अब स्क्वायर का
जो स्क्वायर डी है, इसकी साइड नहीं निकाल पा रहा मैं। इसकी साइड अगर तुम बोलोगे, तो ये वाला, अगर हम इस डी का ये वाली साइड निकालने की कोशिश करेंगे, डायगोनल पे आ गई। डायगोनल और स्ट्रेट वाले डिस्टेंसेस डिफर करते हैं, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो ये डी का एरिया जो है विल बी एरिया ऑफ द अपर हाफ प्लस लोअर हाफ। ये अपर हाफ में एक ट्राइंगल बनाया है और लोअर हाफ में एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, अपर हाफ में जो ट्राइंगल बनाया था और नीचे वाले हाफ में जो ट्राइंगल बनाया था, ये दोनों बराबर है। उसका बेस कितना है ट्राइंगल का, अपर हाफ वाले का, उसका बेस है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस है 2 और वर्टिकल हाइट कितनी है 1। तो अपर हाफ वाले का कितना निकल आएगा एरिया 1। सिमिलरली लोअर हाफ वाले का भी कितना निकल कर आएगा एरिया 1। तो इसका आ जाएगा 2। ये 2 मैंने मैथमेटिकली करके दिखाया है तुम्हें, अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका था आप छोटे स्मॉलेस्ट वाले ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ई और सी को कट कर लेते हैं। ट्राइंगल ई, देखो ई का कैलकुलेशन मैंने किया है। ई को अगर तुम इस तरह से अरेंज कर दो, ई अभी तो ऐसे बना हुआ है ना, ए अभी ऐसे बना हुआ है ई। अगर ई को तुम घुमा के ऐसे कर दोगे, तो उसमें मैंने ये बेस कैलकुलेट कर रखा है इसका 2, और इसकी हाइट कैलकुलेट कर रखी है ये वाली 1। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 2 और इसकी हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इसका 2 है और हाइट 1 है। तो इसका आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये न्यूमरेटर से कट जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 1, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 1। तो इसका एरिया कितना आ रहा है ट्राइंगल ई का, 1 आ रहा है ना। और ट्राइ एरिया डी का कितना आ रहा है, डी का एरिया जो आ रहा है, स्क्वायर जो था डी, उसका एरिया आ रहा था 2। ये हमने मैथमेटिकली भी करके देखा है। हमने डायगोनल्स नहीं लिया, हमने सिर्फ साइड्स को 4 रखा और साइड्स को इस तरह से डिवाइड करके देखा, और हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज़ किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से हमने जो ई था उसका एरिया निकाल दिया 1। सिमिलरली हम सी का एरिया भी निकाल सकते हैं 1, जिसका एरिया भी 1 आ जाएगा। डी का एरिया हमने टोटल कितना निकाला था 2, ये 2 है। ऊपर वाले ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल दोनों को मेजर करके। सिमिलरली हम जी का एरिया भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हाँ हम इसको अगर दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, तो इसका बेस 2 होगा, उसकी हाइट 1 होगी। हाफ इंटू 2 इंटू 1, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 1 आएगा, और बचे हुए ट्राइंगल का एरिया भी 1 आएगा। तो इस पैरेललोग्राम का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। इस पैरेललोग्राम का एरिया भी हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसको दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लें। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया भी 2 आएगा। ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। देखो इस मीडियम साइज ट्राइंगल का एरिया 2 कैसे आएगा, बिकॉज बिकॉज इसकी हाइट और वो तो है नहीं हमारे पास, तो लेकिन आप निकाल सकते हो उसकी हाइट भी, है ना उसकी। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये इसको बेस मान लो, दिस इज द बेस। और ये ऑलरेडी वर्टिकल हाइट ही तो है, वर्टिकल हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो नीचे वाले जो लाइन बनाई थी मैंने, इसकी लेंथ है 2 और हाइट है, इसकी लेंथ है 2, है ना। तो इसके बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 2 है और हाइट कितनी है 2। तो इस अब की बार इसका आ जाएगा 2। आप इस ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो 2 इस तरह से। सिमिलरली आप बी और ए का भी कैलकुलेट कर सकते हो एरिया। देखो बी का मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये अब इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसका बेस की लेंथ है 4 और इसका ऊपर से लेके नीचे तक हाइट जो है वो कितनी है 2। तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका कितना एरिया आया 4। यही तो हमने पहले कैलकुलेट करा जब हम ओवरलैप कर रहे थे फिगर्स को, तब हमने कैलकुलेट किया था 4। इसका भी सिमिलरली 4 आ जाएगा। वो आई होप ये जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा मिला होगा। हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया इस पूरे पूरे फिगर में इंडिविजुअल पीसेस का एरिया। क्या इस पीसेस का एरिया जो अब हमने निकाला था उससे तुम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम सिर्फ पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, मैं पिछला कुछ नहीं मिटा रहा, एक डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यहाँ पे पेरीमीटर जो था,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना था? 4 टाइम्स साइड होता है ना, साइड इसमें स्क्वायर की साइड कितनी थी? 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 16 आ गया था इसकी पेरीमीटर। ठीक है, सो 4 टाइम्स 4 इज 16। अब हमें स्क्वायर की इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। क्या इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो? क्या इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो? कोशिश कर सकते हो? चलो यहाँ से कोशिश करते हैं। पहले हम डी को देखते हैं, डी को, डी एक्स स्क्वायर का, जिसकी साइड हमने क्या कैलकुलेट करी थी? क्या हम इसकी साइड को कैलकुलेट कर पाए थे? हाँ, इसकी साइड को हम कैलकुलेट कर पाए थे। इसकी साइड आ रही थी 2, इसकी साइड आ रही थी 2। वो 2 हमने कहाँ से ली थी? ये वाली जो लाइन थी देखो, ये वाली ऑरेंज से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्वायर पे, इस वाली लाइन के अक्रॉस हमने ये वाले डिस्टेंस हाफ, इसको सेंटर पे कर दोगे तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसका हाफ है ये, तो इसका हाफ है ये। तो इससे तुम्हें लग रहा है इसका एरिया 2 आ रहा है? नहीं, इससे नहीं लग रहा कि एरिया 2 आ रहा है। इससे इसका एरिया आ रहा है √2। अब √2 कैसे आ रहा है? उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि पेरीमीटर को भी रहने देते हैं, बट कोई बात नहीं, √2 कैसे आ रहा है वो भी देख देख लेते हैं। चलो इसमें से कुछ थोड़ा सा रब करता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो को देखना। मैं सब कुछ रब करके इसी फिगर में समझाऊंगा जो समझाऊंगा। 2 मिनट 4 मिनट और देखो, नहीं तो उसके बाद आगे बढ़ जाना वीडियो में, ताकि कुछ और नया सीख सके तुम्हारे लेवल का। इन्होंने मैथमेटिकली इस इनको पेरीमीटर इन्होंने सिर्फ इतना सा ही पूछा है, डिफरेंट होगा कि सेम होगा। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट होगा। अब कितना डिफरेंट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम लग रहा है। पेन पे जाके इसको लिख दो डी। नाउ पाइथागोरस थ्योरम जो होती है दैट सेज कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे अगर एक ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसकी एक कोई एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसमें जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बेस कह देते हैं, उसको बेस कह देते हैं। जो इसकी हाइट होती है उसको हाइट कह सकते हैं। और जो तीसरी साइड होती है जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइट की जगह पे एक और टर्म ज़्यादा अच्छी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, 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 है ना, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये फार्मूला, राइट एंगल ट्राइंगल्स का फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट और परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस और हाइट दोनों एच से होते हैं, तो वहाँ पे हमने हाइट को दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। तो उसको आप कह सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच कितना आ जाएगा? वो ऐसे आता है अंडर रूट पे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई नो तुम 6 क्लास में, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हाइट इस तरह से कैलकुलेट होती है ना। तो इस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इस तरह से कैलकुलेट होती है। बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन में हम हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो देखो, आई एम सेइंग कि ये जो डी वाला जो स्क्वायर है, लेफ्ट वाली स्क्वायर में डी वाले स्क्वायर को देखो, डी वाला जो स्क्वायर है इसका मुझे बेस तो पता है ना, और ये जो ऊपर एंगल है ये भी ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो ये 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है ऊपर वाला जो मैंने अभी जिसकी बाउंड्रीज को ब्लैक से बनाया है, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये इसकी बेस हो गई, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गया। जो बिगर साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ये जिसको मैंने अभी इससे पहले बेस कह दिया, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस की लेंथ मुझे यहाँ पे पता है कि 2। अगर मैं टोटल को बोल रहा था यहाँ से यहाँ तक,
4, तो इस हाइपोटेनस की इस स्क्वायर को जिसमें मैंने आधा ट्रायंगल फिल कर दिया, इसकी हाइपोटेनस 2 आ जाएगी। ये वाला डिस्टेंस 2 होगा। क्या इसको देख के लग रहा है तुम्हें विजुअली बेस और परपेंडिकुलर सेम होगा? हाँ, ये सेम है, ये सेम है। ठीक है? प्लस ये स्क्वायर नज़र आ रहा है। स्क्वायर की दोनों साइड्स भी तो सेम थी और आप इसको स्क्वायर की तरह से देखोगे। तो मैं इन दोनों को ही बेस प्लस बेस बोल देता हूँ। तो अगर मैं हाइपोटेनस h स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाऊं और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर सेम है बेस जितनी, तो ये फार्मूला बन जाएगा हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने बेस लिख दिया। तो क्या मेरे पास हाइपोटेनस है? हाँ, मेरे पास 2 है। हाइपोटेनस की मैंने लेंथ 2 कैलकुलेट कर ली। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऐड होंगे तो 2b स्क्वायर बन जाएगा। इसी इक्वेशन को आगे कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। उसको पलट लेते हैं, उल्टी तरह से लिख देते हैं, तो हमने इसको लिखा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब बी स्क्वायर, जो 2 इधर था, ये वाला 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 2। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो बी विल बी इक्वल टू रूट 2। ये बेस की जो, ये वाली जो बेस है, इसका इसकी लेंथ आएगी रूट 2, इसकी लेंथ आएगी रूट 2। ठीक है? हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका बेस निकाला है। अगर हमने इसकी हाइपोटेनस 2 रख दी थी, या 2 हमने कैलकुलेट करी थी, हमने साइड बड़े वाले स्क्वायर की 4 रखी थी, उसका हाफ जो था वो 2 था, जो कि हाइपोटेनस बन रहा था राइट एंगल का, उसको हमने बनाया, तो बेस की लेंथ आ रही है हमारे पास रूट 2। तो जो ये जो डी वाला स्क्वायर है, इसकी साइड की लेंथ क्या है? रूट 2। नीचे भी साइड की क्या आ जाएगी? रूट 2। ठीक है? अब सी का बताओ कि सी, बी के बराबर में सी ट्राइंगल है ना, इसकी ये वाली लेंथ बताओ। हम पेरीमीटर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरीमीटर के लिए हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, तो उसमें अब हम सी, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स थे, तो ये सी देख के या तुम्हें ये वाला जो सी है, ये क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? ये भी 2 लग रहा है। तो यही सी जो था वही तो डी के हाफ वाला हमने मेजर किया था, तो सी की जो साइड निकलेगी ये वाली, ये भी रूट 2 ही निकलेगी। यही वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, इसमें मैंने 2 लाइन्स डाल दी। इसी तरह से घुमा के ये नीचे आएगा, ये 2 लाइन्स यहाँ पे हैं, तो इसकी भी लेंथ आएगी रूट 2। देखो मैं कैलकुलेशन नीचे से गायब कर रहा हूँ। रूट 2 तक कैसे पहुंचे थे वो कैलकुलेशन, ताकि हम इसको समझ सके। तो हम ये कह रहे हैं कि डी की जो एक साइड थी वो थी रूट 2, दूसरी वाली साइड भी होगी रूट 2। सी जो होगा उसकी जो साइड आ रही है यहाँ पे, वो भी रूट 2 ही है। अब बी जो बिगर ट्राइंगल है, उसकी कौन सी साइड आ रही है? इसमें 90 डिग्री का एंगल देखो, बी वाले इसमें यहाँ पर है, और इस वाले बी में कहाँ पर है? यहाँ पर है। सेंटर में देखोगे तो सेंटर से ऊपर की तरफ मैं बना रहा हूँ। ठीक है? तो ये वाले लेंथ निकालने के लिए, ये जो बड़ी वाली लेंथ थी बी की, ये वाला 4 था। ये वाला जो लाइन है ये 4 की है। ये 4 था जब हमने कैलकुलेट किया था। तो अगेन इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 से ये हाइपोटेनस है इसका, इससे हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड कैलकुलेट हो सकती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों बेस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक परपेंडिकुलर इस वाली लाइन को मान लो, बेस इसको मान लो, दोनों सेम होंगे, तो इसको कर सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर। ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, हाइपोटेनस कितना था? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर बन गया, है ना? इससे मिला हमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 स्क्वायर होता है 4 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 60। 4 × 4 डिवाइड 16 डिवाइडेड बाई 2 आता है 8, बट 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो बी कितना होगा? बी विल बी √8। √8 कितना होगा? 8 को फैक्टराइज करो, 2 × 2 × 2 है ना? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो स्क्वायर रूट में से जब आप बाहर निकालोगे तो ये एक पेयर अगर होगा तो उसमें से एक रह जाएगा,
तो एक 2 आ गया और 2√2 इसकी वैल्यू आएगी। बी वाला जो ट्राइंगल था उसकी वैल्यू आएगी साइड की 2√2। ठीक है, उसी तरह से ए वाले की साइड वैल्यू भी आएगी 2√2। ठीक है, 2√2। अगर ये 2√2 आ रही है साइड और इधर √2 ये आ गया है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट कितना होगा? जो ई का ये वाली लाइन बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा? ये भी √2 ही होगा। ठीक है, ताकि √2 और √2 ऐड हो जाएंगे तो 2√2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें लेंथ मिल गई। लेंथ मिल गई, फिर से कैलकुलेशंस को बता रहा हूँ। अब हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ मिल गई और ब्रेड मिल गई। ब्रेड मिली है 2√2, इधर राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी √2 प्लस √2, तो ये 2√2 बन जाएगी। और हमें जो इसकी लेंथ है वो है √2 प्लस √2 प्लस 2√2। √2 और √2 को ऐड करोगे तो ये भी 2√2 बन जाएगा, प्लस 2√2, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो लेंथ भी आ गई और ब्रेड भी आ गई। लेंथ आ गई 4√2, दिस इज लेंथ, और 2√2 बन गया हमारा ब्रेड, या फिर इसको विड्थ भी कह देते हैं, ब्रेड। तो अब क्या फॉर्मूला होता था पेरीमीटर का? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड। लेंथ है 4√2, ब्रेड है 2√2, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4√2 और 2√2, 4 और 2 ऐड होके कितना देगा? 6√2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाए? है ना, रूट का मतलब यही होता है कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो जिससे इस रूट के अंदर वाली ये 2 की वैल्यू मिल जाए, तो वो होता है 1.414। बट अभी आपके लिए 1.4, मैं आई एम जस्ट सेइंग कि √2 इक्वल्स आप लोगों के लिए 1.4। ठीक है, 1.414 वैल्यू होती है। 1.4 को 1.414 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 12 इंटू 12 √2 था, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कितना आएगा? कर सकते हैं कैलकुलेट इतनी छोटी सी जगह में? 1.4, पॉइंट की बात बाद में करेंगे, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, पॉइंट डेसिमल, क्योंकि इधर से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो राइट वाली साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो उसका मल्टीपल निकाल लेते हैं, आखिर में राइट से एक डेसिमल और लगा दीजिए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो ये आ गया, देखो स्पेस खत्म हो गया, 168, और फिर 16.8 डेसिमल आखिर में लगाया ना, राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज इक्वल टू 16.8। ये कैलकुलेशन करके दिखाइए इतना दिमाग खराब करके। जो स्क्वायर था उसका पेरीमीटर क्या आ रहा था? 16। 16 आ रहा था इसका पेरीमीटर, 16 आ रहा था। चार चार की एक लेंथ थी ना, साइड थी, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16। और रेक्टेंगल का कितना आ गया? 16.8। रेक्टेंगल का थोड़ा सा बड़ा आया है, डिफरेंट आया है, बट हाँ थोड़ा सा ही डिफरेंट आया, बट हाँ हमने उसको कैलकुलेट करके बता दिया। इसका जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी 12√2, दैट इज 16.8। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, ये देखो मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, ये तुम लोगों को पहले भी मैंने अभी वीडियोस में भी दिखाया है। मैं जस्ट इस आपकी ओरिएंटेशन के लिए मार्क कर देता हूँ। ये ए और बी है, ठीक है, ये एफ है, मीडियम साइज वाला ट्राइंगल है। ये पैरेललोग्राम है जो जी है, ये स्क्वायर है जो डी है, ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स हैं जो कि ई और सी है। इस तरह से हमने इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है। इस तरह से हमने इसको ट्राइंगल में भी कन्वर्ट करके दिखाया था। अगर तुम इसको बिगेस्ट ट्राइंगल्स मान लो ए और बी, इसके टॉप में एक स्क्वायर था जिसका नाम था डी, है ना, ये मीडियम साइज स्क्वायर है। कलर डिफर कर रहे हैं, कलर पे मत जाओ, शेप्स पे जाओ, बिकॉज सेम कलर की फिगर्स नहीं मिल रही थी मुझको, जितनी बना सकता था मैंने बनाई, ढूंढ ढूंढ सकता था मैंने ढूंढ लिए। ये मीडियम साइज वाला ट्राइंगल है, ये है एफ। ये पैरेललोग्राम है जो है जी। ये बचे हुए दो जो स्मॉलेस्ट
ट्रायंगल्स हैं, एक ई है और एक सी है। इस तरह से आप स्क्वायर को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये स्क्वायर था, टैंजरीन टैंजरीन था 6 7 पीसेस का, इसको हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। क्या इन दोनों का एरिया बराबर होगा? एरिया सेम होगा, यस। क्या इनका पेरीमीटर सेम होगा? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो नहीं हुआ, बिकॉज़ हमने शेप चेंज कर दी। शेप जब भी चेंज होगी, तो एरिया चेंज हो जाएगा। इसमें पेरीमीटर कैलकुलेट करवाने आए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप कर सकते हो, बिकॉज़ ये वाले ए और बी जो ट्रायंगल्स हैं, वो अक्रॉस दी हाइपोटेनस ही रखे हुए हैं। अगर मैं ए में देखो राइट एंगल मार्क करूँ, तो ये इसकी हाइपोटेनस बन गई यहाँ से यहाँ तक, और बी में राइट एंगल ये वाला मार्क करूँ, तो ये इसकी हाइपोटेनस बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो 4 थी, ये भी 4 थी, तो ए का जो बेस है वो 4 आ गया, ये हाइपोटेनस ही तो है, ये और 4 आ गया, तो बेस कैलकुलेट करना आसान है। इसी तरह से क्या तुम बाकी की बची हुई चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हमें एरिया नहीं चाहिए, हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, है ना? ये 4 आ गया, तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा, ये अगेन फिर रूट में आएगा। ए का ये वाला जो पार्ट होगा, ये अगेन रूट में आएगा कुछ। सिमिलरली बी का ये वाला पार्ट भी रूट में आएगा। तो आपको रूट वाली कैलकुलेशन से भी बच जाओ। हाँ, बस ये याद रख लो, पेरीमीटर डिफरेंट होगा। जितनी फिगर पतली होती जाएगी, है ना? लेंथी होती जाएगी, उतना ज़्यादा उसका पेरीमीटर इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो एक सिंपल सा टास्क करो। ऐसे करके एक स्क्वायर कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लो, है ना? लेट्स से 4 बाय 4 सेंटीमीटर का एक पेपर ले लो, और इसको अक्रॉस दी ब्रेड्थ एंड लेंथ इस तरह से आप 16 हिस्सों में कट कर लो। ये 4 बाय 4 था, इसके जो स्मॉलेस्ट पीसेस बनेंगे वो 1 बाय 1 के बनेंगे। इस तरह से 16 पीसेस को एक लेंथ में अरेंज कर लो, एक लेंथ में अरेंज कर लो। तो इसकी 4 बाय 4 वाला जो है, इसकी पेरीमीटर कितना होगा? 4 प्लस 4, यहाँ पे भी दूसरा तीसरा भी 4, चौथा भी 4, 4 की साइड 4 बार आ गई तो 16। इसका पेरीमीटर कितना बनेगा? इसकी ब्रेड्थ देखो, ये रेक्टेंगल आगे कंटिन्यू करता रहेगा, इस तरह से 16 पीसेस होंगे, 16 पीसेस होंगे, तो इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 16। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका पेरीमीटर कितना बनेगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 16 प्लस 1, so it will be twice multiplied by 17, which is equal to 34। तो 34 पेरीमीटर बनेगा इस रेक्टेंगल का, जो तुमने एक सिंगल सिंगल स्क्वायर से निकाल के बनाया है। जबकि इसका जो बेस, इसका जो पेरेंट वाला स्क्वायर था 4 बाय 4 का, उसका पेरीमीटर बन रहा था 16। तो हमेशा पेरीमीटर जो है वो शेप पे डिपेंड करता है। आप इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो। ये सिंपल तरीका होगा, एक स्क्वायर 4 बाय 4 का स्क्वायर ले लो और उसको 16 पीसेस में छोटे 16 स्क्वायर्स बना लो और उनको एक लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कर दो। दोनों का पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे तो देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट सिंपली। इसमें कोई रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर मैंने टैंजेरेंट को बस स्क्वायर से ट्रायंगल बनाया था, और ट्रायंगल बनाने के बाद एक ट्रायंगल को मैंने उठा के दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया था, पैरेललोग्राम बन गया था।